नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं चतुर्थ पाठा वर्षा वर्णन, जिसके लेखक हैं महर्षि वाल्मीकि, जो कि रामायण के किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग से लिया गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आप सभी को चतुर्थ पाठा बिहार बोर्ड क्लास 12 के सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे संस्कृत लिए हैं और 2026 में अपना एग्ज़ाम देंगे, तो उन सभी बच्चों के लिए चतुर्थ पाठा वर्षा वर्णम जितना भी इसमें प्रश्न रहेगा इसको क्लियर करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे एंड इसमें हिंदी में हम विस्तार देखेंगे। ठीक है, हिंदी में विस्तार पढ़ेंगे और आप सभी को बताएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं यह प्रस्तुत पाठ कहाँ से शुरू होता है। तो इस कहानी का शुरुआत होता है प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग से लिया गया है। इसमें जब बलि वध हो जाता है तो उसके अनंतर सुग्रीव को राजा बनाने के बाद राम सहित लक्ष्मण समीप स्थित माल्यवान पर्वत पर वर्षा काल बिताते हैं। यानी जब बलि की वध हो जाती है और सुग्रीव राजा बनते हैं, तो लक्ष्मण सहित राम और फिर लक्ष्मण माल्यवान पर्वत पर क्या बिताते हैं, वर्षा काल बिताते हैं। इस समय सीता का अन्वेषण का कार्य स्थगित रहता है। यानी कि इसमें सीता द्वारा किए गए किसी भी कार्य का वर्णन नहीं है, क्योंकि सीता जो है वो लंका नरेश के द्वारा मतलब कि वहाँ पे हरण कर लिया जाता है। तो वो कहानी आप सभी को पता होगा। फिलहाल हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। चलिएगा, इसमें आगे बताया जा रहा है कि इस पाठ में राम द्वारा वर्षा ऋतु का शुद्ध प्राकृतिक चित्रण किया गया है। यानी राम और लक्ष्मण जब रहते हैं माल्यवान पर्वत पर और वर्षा काल बिताते हैं, तो वर्षा काल का शुद्ध चित्रण राम जी करते हैं। तो चलिए, इसमें टोटल जो है 12 श्लोक दिया गया है, जो कि 12 श्लोक का जो वीडियो है वो आपको संडे के लाइव क्लास में आपको बताएंगे। तो अभी के लिए बस इसको यहीं रख देते हैं और अब आज की इस वीडियो में इसका हम हिंदी विस्तार बताएंगे। ठीक है, हिंदी विस्तार के बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ बताएंगे। बेशक अभी हम आपको यहाँ पे जो यहाँ पे श्लोक है वो नहीं बताएंगे, क्योंकि श्लोक का एक अलग वीडियो लाएंगे जिसमें टोटल श्लोक क्लियर कर देंगे, एक बार में सब याद करवा देंगे पढ़ करके और अर्थ भी बताएंगे। तो चलिए हम इसका सबसे पहले काव्य सौंदर्य में देख लेते हैं, इसमें क्या क्या सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है काव्य सौंदर्य में कि वर्षा का यथार्थ चित्रण करने वाला इस पाठ में वर्षा ऋतु के कई उपदानों का निरूपण है। जैसे मेघ, जो कि वर्षा ऋतु में ही उत्पन्न होता है ज़्यादातर। कदम का पेड़ होता है। जम्बू फल जामुन होता है। आम्र, पर्वतीय नदी बलाका, भ्रमर, वन के निर्झर और कमल इत्यादि देखे जाते हैं वर्षा ऋतु में। ये उपकरण पाठक को अरण्य में या सुंदर ग्राम के परिवेश में ले जाते हैं। मतलब कि पाठक को एक सुंदर दृश्य में ले जाता है ये सब चीज़ वर्षा ऋतु में। जैसे कि आप लोग भी कभी कभी वर्षा ऋतु में ये सब चीज़ को देखते हैं तो अंदर से बहुत अच्छा सौंदर्य महसूस होता है, मतलब सुंदरता महसूस होता है। वर्षा में मयूरों का आनंद बढ़ जाता है, वे नृत्य करने लगते हैं और कवि वाल्मीकि ने इन सब का तन्मयता से वर्णय वर्णन किया है। कौन किए हैं? तो कवि वाल्मीकि। यानी ये जो चैप्टर है वर्षा वर्णम, ये जो है वाल्मीकि के रामायण से लिया गया है, वाल्मीकि रामायण से, जिसमें से किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग से लिया गया है। इसके अष्टपद में मतलब 8वें पद, जो 8वां श्लोक है, उसमें हम जब पढ़ेंगे तो उसमें यथासंख्या अलंकार का सुंदर प्रयोग है, जहाँ आधे पद के केवल क्रियाएं और उत्तरार्ध में उनसे शब्द कर्तरी पदों को उसी के क्रम में रखा गया है। तो इसे हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इसमें पद का वर्णन है। 11वें पद में संगीत के संपूर्ण सामग्री का निरूपण वन में किए गए संगीत में वीणा की ध्वनि, भ्रमरों के गुंजन और कंठ स्वर और ताल बंदरों की चिल्लाहट से तथा मृदंग का नाद मेघ गर्जन से संपन्न हो रहा है। यानी 11वां पद जो है उसमें अच्छे से चित्रण किया गया है। किसको? तो बीना का ध्वनि जो भ्रमरों के गुंजन से रहता है, कंठ स्वर और ताल बंदरों का चिल्लाहट जो वर्षा ऋतु में चिल्लाते हैं, मृदंगों का नाद गर्जन, ठीक है, उसके बाद ये सब मेघ गर्जन जो बादल गरजते हैं। ऐसी उत्प्रेक्षा कवि ने की है। पूरे पाठ का सस्वर संगीतात्मक उच्चारण अनुपम प्रभाव डालता है। इससे
उपजाति छंद का प्रयोग होता है। इसमें जितना भी 11वां पद में जो भी छंद का प्रयोग किया गया है उसमें इसमें उपजाति छंद का प्रयोग होता है। सबसे पहले इसका हम प्रश्न उत्तर देख लेंगे, उसके बाद हम आपको और चीज़ बताएंगे, ठीक है। अगर हम चाहते हैं तो आपको हम सबसे पहले इसका हिंदी विस्तार बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हिंदी विस्तार बताएंगे, उसको बाद आपको हम जो प्रश्न उत्तर है वो बताएंगे। तो चलिए हिंदी विस्तार में सबसे पहले आप सभी को हम इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। यह पाठ वर्षा वर्णन संस्कृत के प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण के किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग से लिया गया। इसके लेखक जो है महर्षि वाल्मीकि हैं, जो कि रचित मूल संस्कृत से लिया गया है, यानी कि मेन संस्कृत से लिया गया है। ऐसे बहुत सारे संस्कृत का वर्णन मिलता है, जैसे तुलसीदास ने भी रामचरितमानस लिखा है, तो उसमें भी वर्णन मिलता है। प्रसंग की पृष्ठभूमि, ये जो वर्षा वर्णन प्रसंग है, इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से शुरुआत होती है। तो जब राम लक्ष्मण माता सीता की खोज में वन में भटक रहे थे, तो तभी उनकी भेंट वनराज सुग्रीव से होती है। सुग्रीव सीता की खोज में सहायता करने का वचन देते हैं, लेकिन राम और सुग्रीव की यह संधि वर्षा ऋतु के प्रारंभ में होती है। मतलब उनकी दोस्ती जो है वो वर्षा ऋतु के शुरुआत में होती है, इसीलिए तत्काल कार्यवाही संभव नहीं थी। राम लक्ष्मण और सुग्रीव सभी वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा समाप्त होने का इंतजार करते हैं, और इस समय राम पंपा सरोवर के पास एक गुफा में ठहरते हैं। कौन सा सरोवर? पंपा सरोवर के पास, जो कि माल्यवान पर्वत पर है, और वर्षा ऋतु का मनोहरी चित्रण करते हैं। तो यहाँ से इस प्रसंग का शुरुआत होता है। वर्षा वर्णन का उद्देश्य क्या है सुनिएगा। तो किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग से ये लिया गया है, जिसमें वर्षा ऋतु का चित्रण किया गया है। वह केवल प्रकृति का सौंदर्य का वर्णन नहीं है, बल्कि यह राम के मन की उदासी, सीता वियोग की पीड़ा को भी दर्शाया गया है। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ सौंदर्य है वर्षा ऋतु में, नहीं, राम के मन का उदासी है, सीता वियोग का पीड़ा है। राम की दृष्टि से वर्षा ऋतु का प्राकृतिक रूप आलवन बनती है, जिसमें वे विरह के व्यथा महसूस करते हैं, मतलब अकेलापन यहाँ पे महसूस करते हैं। चारों ओर आनंददायक वातावरण भी राम के लिए दुख उठता है, क्योंकि सीता उनके साथ नहीं है। तो ये केवल सौंदर्य के साथ सुंदरता नहीं है वर्षा ऋतु में, बल्कि राम के साथ भी इसमें कोई सुंदरता नहीं था, इसीलिए इसका ये उद्देश्य है। प्राकृतिक चित्रण की विशेषताएं क्या है। तो इस सर्ग में वर्षा ऋतु के निम्नलिखित सौंदर्य पक्षों का वर्णन मिलता है, जैसे घनाघोर बादल, गर्जन और बिजली का चमकना, वनों और पर्वतों पर छाई हुई हरियाली, मयूरों का नृत्य मतलब मोरों का नृत्य, हाथियों का चिहाड़ मतलब कि जो गर्जन होता है, और नदियों का प्रवाह मतलब झरझर करके जो बहती है नदियाँ, फूलों की सुगंध और पुष्पित वृक्ष, सरसराती बयार। तो इन सभी प्राकृतिक चित्रों को चित्रण किया गया है। भाव पक्ष इसका क्या है। तो राम इस वर्षा ऋतु में स्वयं को अकेला और पीड़ित महसूस करते हैं। राम इस वर्षा ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य एवं उन्हें आनंदित नहीं करता है, मतलब इतना वर्षा ऋतु है फिर भी उन्हें आनंद महसूस नहीं हो रहा है। कारण आपको पता है, क्योंकि उनके पास सीता नहीं है, बल्कि विरह को और तीव्र बना रहा है वर्षा ऋतु उनको, भगवान राम को। वे सोचते हैं कि सीता इस मौसम में कैसी होगी, कहाँ होगी और किस दशा में होगी, मतलब कैसी होगी, ये वो सोचते हैं। इसका साहित्यिक महत्व क्या है तो वो सुनिएगा। यह सर्ग संस्कृत साहित्य में ऋतु वर्णन काव्य का शानदार उदाहरण है। देखिए दोस्तों, ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न रहे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जैसे मान लीजिए एक हम प्रश्न करते हैं, जो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि वर्षा वर्णन पाठ के, देखिए वर्षा वर्णन पाठ के, यहाँ पे वर्षा वर्णन लिखा हुआ है, वर्षा वर्णन पाठ के प्रसंग की पृष्ठभूमि को लिखें, तो आपको इतना लिख देना होगा, ठीक ना। तो ऐसे आप एक एक प्रश्न उत्तर को लिख सकते हैं। जैसे आपको ऐसे प्रश्न पूछ दे कि वर्षा वर्णन में प्राकृतिक चित्रण की विशेषता लिखें, तो ये आपको लिख देना होगा। तो इसको ना याद कर लीजिए, या तो फिर हम जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं, हम पहले भी आपको बोले हैं कि हम जैसे पढ़ाते हैं या जैसे पढ़ा रहे हैं, उससे उस समय आपको क्या करना है, कॉपी कलम लेकर बैठ जाना है चुपचाप, और जो जो हम मेन पॉइंट बता रहे हैं उसको लिख लेना है।
जैसे अभी हम बता रहे हैं साहित्यिक महत्व, तो इसको क्या कीजिए, वीडियो को यहाँ पर रोकिए, रोक करके इतना पूरा लिख लीजिए, उसके बाद हम जो समझा रहे हैं वो देख लीजिए। तो साहित्यिक महत्व है कि यह सर्ग संस्कृत साहित्य में ऋतु वर्णन काव्य का शानदार उदाहरण है, क्योंकि एक इसमें एक ऋतु का वर्णन है जो कि है वर्षा ऋतु। इसमें प्राकृतिक और मन के मेल को अत्यंत भावनात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। मन के मेल को अत्यंत भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, यह दर्शाता है कि कैसे कैसे वर्षा ऋतु किसी के लिए आनंद है तो किसी के लिए विरह और पीड़ा का कारण बन सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वर्षा ऋतु जो है आनंद के साथ रहती है, नहीं, वर्षा ऋतु में किसी के साथ में आनंद है तो किसी के साथ में विरह पीड़ा दुख है, ये बताया गया है। वर्षा वर्णन पाठ संस्कृत के महान काव्य रामायण के किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग से लिया गया है। इसमें वर्षा ऋतु का चित्रण है और सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, ये बताया गया है। आगे हम समझते हैं इस समय देखिएगा यहाँ पे वर्षा वर्णन जो है इसका सरल हिंदी बता रहे हैं। इसका सरल हिंदी मतलब कि सरल सारांश में हिंदी बता रहे हैं, तो ये आपको याद करना है, क्योंकि मान लीजिए ऐसे प्रश्न किया जाए वर्षा वर्णन का हिंदी में सारांश लिखें तो आपको इतना लिख देना होगा। ठीक है, तो सुनिएगा, वर्षा वर्णन पाठ संस्कृत साहित्य से लिया गया है जो कि रामायण से संकलित है, किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग से है। इसमें वर्षा ऋतु का सुंदर चित्रण और सजीव चित्रण किया गया है। इस समय श्री राम माता सीता के वियोग में दुखी हैं और माल्यवान के पास ठहरे हुए, मतलब माल्यवान पर्वत के पास चारों ओर हरियाली छा गई है। मेघ गरज रहे हैं, नदियाँ उफान पर है, मयूर नाच रहे हैं और एक केका जैसी आवाज़ें निकाल रही है। फूलों की खुशबू फैली है और हाथी पक्षी पशु सभी प्रसन्न हैं। वृक्ष हरे भरे हो गए हैं। बगुला और हंस झीलों में विचरण कर रहे हैं, मतलब तैर रहे हैं। और इसके बाद आगे है कि यह ऋतु दूसरे के लिए आनंददायक है लेकिन श्री राम के लिए दुखद है, क्योंकि उनके साथ सीता नहीं है। यानी कि इस सारांश हो गया जो कि मैंने आपको पीछे बताया है। वे सोचते हैं कि इस मौसम में सीता किस दशा में होगी। चारों ओर सुंदर दृश्य उन्हें यह अधिक व्यतीत करता है कि वो कैसी होगी। इस प्रकार इस पाठ में प्रकृति का वर्णन तो है, लेकिन साथ ही श्री राम के मनोदशा और उनकी विरह व्यथा भी बड़े भावुक रूप से प्रस्तुत की गई है। और ये सब प्रस्तुत कौन कर रहे हैं? तो हमारे महर्षि वाल्मीकि जी कर रहे हैं, क्योंकि रामायण के रचयिता वही हैं। तो ये याद कर लीजिएगा वर्षा वर्णन का सरल हिंदी में सारांश, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ दे कि वर्षा वर्णन का हिंदी में सारांश लिखिए तो आपको यही लिखना होगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसमें एमसीक्यू प्रश्न। तो वर्षा वर्णन पाठ किस ग्रंथ से लिया गया? रामायण। इसको शॉर्ट में हम आपको बताएंगे क्योंकि इसको याद करना है जल्दी से। वर्षा वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से है? तो किष्किंधा कांड से। राम इस समय किस वियोग में व्यतीत हैं? तो राम इस समय जो है सीता वियोग में। राम वर्षा ऋतु में कहाँ ठहरे हुए हैं? तो माल्यवान पर्वत पर। वर्षा ऋतु के वर्णन में कौन से पशु का नृत्य है? तो गज, यानी किसका? तो गज मतलब क्या होता है? हाथी, हाथी का। पाठ में किस वृक्ष की गंध का उल्लेख है? तो पाठ में जो है ना केतकी का पौधा का वृक्ष का उल्लेख है। शरद ऋतु पाठ वर्णित है या नहीं? तो इसमें एक गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें शरद ऋतु नहीं है, इसमें क्या चीज है? तो इसमें है वर्षा ऋतु। ठीक है, इसमें हाँ या ना में जवाब देना था। राम के सॉरी, यहाँ पे रामायण है। रामायण के रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं वर्षा वर्णन लघु उत्तरीय प्रश्न। एक पंक्ति में, जो एक या दो पंक्ति में देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न याद कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है वर्षा वर्णन पाठ किस ग्रंथ से लिया गया? इसमें किसका वर्णन है, मतलब क्या वर्णन किया गया है? तो वर्षा वर्णन पाठ संस्कृत का एक गद्यात्मक गद्यांश है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के किसवें सर्ग से लिया गया है? आप लोग ना शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स से होता है क्या चीज़ कि देखने से एक बार में याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए वर्षा वर्णन डैश दे करके लिखिए कि गद्यांश क्या है, तो किस गद्यांश से लिया गया है? तो लिया गया यहाँ पे काव्यात्मक गद्यांश है या जो कि संस्कृत से लिया गया। लेखक कौन है? तो लेखक डैश दीजिए और लिखे वाल्मीकि। कैवा सर्ग है? तो 28वां सर्ग। कांड कौन कौन सा है? तो किष्किंधा कांड से लिया गया है। ठीक है, इसमें किसका चित्रण है? तो मनोहरी और सजीव का चित्रण किया गया है। और पाठ में राम पंपा सरोवर पर के किनारे रहते हैं।
तो ये भी वहाँ पे लिखिएगा कि किस सरोवर के किनारे रहते हैं, तो पंपा सरोवर। किस पर्वत पर रहते हैं, तो माल्यवान पर्वत के समीप विराजमान होते हैं। सीता की, और ये भी लिखिएगा कि किसके लिए दुखी हैं, तो सीता वियोग में दुखी रहते हैं। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाइएगा ना तो अच्छा रहेगा। और सीता वियोग में दुखी होकर चारों ओर के प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करते हैं। वे मेघों की गर्जन, मयूरों की नृत्य, वृक्षों की हरियाली और यहाँ पर पौधों फूलों की गंध, नदियों का प्रवाह का वर्णन करते हैं। लेकिन यह सुंदरता उन्हें आनंद नहीं देती, बल्कि सीता के वियोग में उनका मन अधिक व्यथित हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, समय भी बचेगा, आप लोग याद भी जल्दी कीजिएगा। राम वर्षा ऋतु में स्वयं को कैसा अनुभव करते हैं, तो बहुत ही दुखद अनुभव करते हैं। ठीक है ना, देखते हैं इसमें क्या आंसर दिया है। तो राम वर्षा ऋतु में अत्यंत व्याकुल और व्यथित अनुभव करते हैं, क्योंकि वह सीता के वियोग में हैं। चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता फैली है, आकाश में काले मेघ हैं, बिजली चमक रही है, वनस्पति हरी भरी हो गई है। मतलब इतना सब लिखना है, वर्णन करना है, और लास्ट में लिख देना है आपको कि राम जो हैं सीता के वियोग में वहाँ पे अपने आप को असंतुष्ट या दुख महसूस कर रहे हैं। और पशु पक्षी सभी आनंदित हैं, फिर भी राम का मन दुखी है, क्योंकि वे सोचते हैं कि सीता इस समय कहीं होगी, और कहाँ होगी, किस स्थिति में होगी। और इस विरह में, मतलब इस दुख में, उन्हें ऋतु का सौंदर्य भी फीका पड़ रहा है और उनको ये गलत लग रहा है। ठीक है, तो वो कितना भी सुंदर दृश्य उनको दिख जाए उस समय वर्षा ऋतु में, लेकिन वो दुख में व्यतीत कर रहे हैं जीवन उस समय। तीसरा प्रश्न है, पाठ में वर्षा ऋतु के कौन कौन से सौंदर्य पक्षों का वर्णन किया गया है। तो सौंदर्य पक्षों का वर्णन कौन कौन से किया गया, सुनिएगा। पाठ में वर्षा ऋतु के विविध सौंदर्य पक्षों का सुंदर वर्णन है। आकाश में घने काले बादल छाए हैं, पहला हो गया। दूसरा, बिजली चमक रही है, दूसरा वर्णन है। और मेघ गरज रहे हैं, आगे देखिएगा। वनस्पति हरी भरी है, ये हो गया तीसरा। केतकी और अन्य फूलों की सुगंध फैल रही है, वर्षा ऋतु में बहुत सुगंध फैलता है, चौथा ये पॉइंट हो गया। मयूर नृत्य कर रहे हैं, ये पांचवा हो गया। हाथी जल में मग्न है और गरज रहे हैं, ये छठा वो पॉइंट हो गया। और नदियां उफान पर हैं, ये सातवां पॉइंट हो गया। पर्वतों से झरना बह रही है, ये आठवां पॉइंट हो गया। और समस्त वातावरण शीतल और मनोरम हो गया है, तो ये हो गया नौवां पॉइंट। तो टोटल 9 से भी अधिक सौंदर्य, मतलब सुंदर पक्षों का वर्णन किया गया है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिएगा। वर्षा वर्णन पाठ का प्राकृतिक और भावनात्मकताओं से क्या संबंध है। देखिएगा, भावनाओं से क्या संबंध है लिखा हुआ है, तो भावनाओं से क्या संबंध है, सुनिएगा। वर्षा वर्णन पाठ प्राकृतिक और मानवीय भावनाओं के बीच गहरा संबंध दिखाया गया है। वर्षा ऋतु की सुंदरता बाहर से बहुत आकर्षक है, मतलब बाहर से जो है वर्षा ऋतु बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत आकर्षक है। लेकिन श्री राम के भीतर सीता वियोग की व्यथा चल रही है। प्रकृति का हर दृश्य उन्हें सीता की याद दिला रही है। यह पाठ दर्शाता है कि जो बाह्य दुनिया है या बाह्य सौंदर्य है, वो भी उनको फीका पड़ जाता है। जब मन दुख होता है तो प्राकृतिक चित्रण के, यहाँ पे कुछ नहीं है, इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ। जब मन दुखी होता है तो प्राकृतिक चित्रण के माध्यम से राम के मन की पीड़ा को प्रकट किया गया है। मतलब जब मन दुख है उनका, तो यहाँ पे प्राकृतिक चित्रण के रूप में दिखाया गया है। इसके बाद देखते हैं एक यहाँ पे दीर्घ प्रश्न है। दीर्घ प्रश्न में पहला प्रश्न क्या चाहिए कि वर्षा वर्णन पाठ के भाव पक्ष और प्राकृतिक चित्रण का स्पष्ट कीजिए, चित्रण को स्पष्ट कीजिए। तो भाव पक्ष सबसे पहले यहाँ पे याद करना है। इसके बाद यहाँ पे भाव पक्ष के बाद प्राकृतिक, तो प्राकृतिक चित्रण तो आपको बता ही दिए कि मेघ गरज रहे हैं उसका है, चिड़ियाँ चहचहा रही है, इसके बाद फूल महक रहे हैं और केतकी महक रहे हैं, ये सब जो हम आपको बता ही दिए प्राकृतिक में है। भाव पक्ष ये हो गया कि जो वर्षा ऋतु है वो बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके अंदर में देखिएगा तो जो राम वहाँ पे हैं उनके अंदर उतना भी वहाँ पे खुशी नहीं है वर्षा ऋतु में, तो ये भाव पक्ष हो गया। तो चलिए एक बार बता देते हैं हम आप सभी को। वर्षा वर्णन जो है वो पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध
प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण से लिया गया है। 28वें सर्ग के किष्किंधा कांड से लिया गया है। इसका रचयिता कौन है? वाल्मीकि हैं। वर्षा ऋतु का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो अत्यंत क्या है? सुंदर और सजीव वर्णन किया गया इसमें। यह वर्णन केवल वाह्य दृश्य का चित्र नहीं बल्कि इसमें श्री राम के मन व्यथा, सीता वियोग, दर्द और प्रकृति के साथ मानव भावनाओं का सामंजस्य को भी दर्शाता है। मतलब मैंने जो बताया है वही है इसमें। इस सर्ग में श्री राम पंपा सरोवर पर रहते हैं और वह समय बिताते हैं जब उन्हें सीता को रावण द्वारा हरण कर लिया जाने के पश्चात वन राज सुग्रीव से संधि की थी, लेकिन वर्षा ऋतु के कारण खोज कार्य स्थगित होता है। मैंने पीछे ही बताया आपको कि जब सुग्रीव से दोस्ती होती है, संधि होती है, तो वो जाते हैं माल्यवान पर्वत पर, लेकिन वर्षा के कारण वो रुक जाते हैं। इस विराम के दौरान श्री राम प्रकृति के बदलते रूप को देख रहे हैं। मतलब प्रकृति कैसे बदल रही है उसको वो देख रहे हैं। पाठ में काले बादल से आच्छादित प्रकाश, बिजली की चमक, मेघों का गड़गड़ाहट, झरनों का प्रवाह, वृक्षों का हरियाली, ये सब क्या है? प्राकृतिक भाव है, प्राकृतिक चित्रण है, क्योंकि ये सब प्राकृतिक में बताया गया है। पुष्पों का गंध, मयूरों का नृत्य और हाथियों का चींघाड़, ये सब प्राकृतिक रूप से है। नदियाँ का कलकल ध्वनि और इस सभी प्राकृतिक दृश्यों का काव्यम वर्णन किया गया है। तो ये सब प्राकृतिक दृश्य है। हो गया याद आप सभी को? यह सब मिलकर वर्षा ऋतु की भव्यता को प्रस्तुत करता है। जब आपसे पूछेगा कोई कि बताइए वर्षा ऋतु में, मतलब कि वर्षा वर्णन में इसका प्राकृतिक चित्रण क्या है, तो इसमें आपको ये वाला पॉइंट को लिख देना है इतना, क्योंकि वर्षा चित्रण यही किया गया है। चलिए आगे देखिएगा यहाँ पे, किंतु यह सौंदर्य राम के लिए आनंद नहीं है बल्कि विरह का वेदना है। विरह का वेदना बढ़ने वाला ही है। जब सभी जीव जंतु वनस्पति से आनंदित हैं तब राम का हृदय सीता के बिना खिन्न और व्यथित है। वह सोचते हैं कि सीता इस ऋतु में कहाँ होगी, किस दशा में होगी। यह चिंता उन्हें भीतर से तोड़ देती है। मतलब इसमें यही है कि जो मैंने पीछे आपको कहानी बताया है उसी को भाव पक्ष के रूप में वर्णन किया गया है। अंत में बताया जा रहा है कि इस प्रकार वर्षा वर्णन केवल वर्षा ऋतु का प्राकृतिक वर्णन नहीं है बल्कि यह राम की पीड़ा, विरह का भाव, प्रकृति के प्रति मानवीय दृष्टिकोण, मतलब प्रकृति के प्रति मानव का क्या सोच है वो बताया गया है। जैसे भगवान राम का वहाँ पे सोच को बताया गया है, तो एक मानवीय दृष्टिकोण हो गया, उसका अत्यंत कोमल और संवेदनाशील चित्रण किया गया है। यह संस्कृत साहित्य में वर्षा ऋतु में ऋतु वर्णन में भाव व्यंजन का अनुपम उदाहरण है। बहुत अच्छा एक उदाहरण है, जो कि एक दुख के साथ शुरुआत होता है और दुख के साथ अंत हो जाता है। इसका स्वरूप बताया गया है इसमें। ठीक है, तो इसमें हम आपको पूरे विस्तार से वर्षा ऋतु का पूरा चित्रण बताया है आप सभी को। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव था वो बताएं। चलिए इसका जो किताब से ऑब्जेक्टिव है ना वो हम याद कर लेते हैं। तो अंत में हम ये देख लेते हैं, वर्षा काल के स्वदेशान यंती। वर्षा काल में कौन अपने घर, मतलब अपने देश लौट जाते हैं, तो प्रवासीन, मतलब कि एक जगह से जो दूसरे जगह पे जाते हैं ना उनको प्रवासिनी बोलते हैं। वर्षा नवम जलम की दृश्य भवती, तो वर्षा का जो नया जल रहता है वो पर्वत से होते हुए आता है ना, तो पूरा धातुओं से लिप्त होकर आता है, तो पर्वत धातु ताम्रम भवती। चलिए कीदृश आम्रम आम्र फलम भूमि पते, तो वर्षा ऋतु जब रहता है तो उस समय आम के जो फल हैं वो पक जाते हैं और अनेक वर्ण में, मतलब कि अनेक वर्ण में वो आम जो रहते हैं पृथ्वी पर जमीन को छूता है। तो यहाँ पे हो जाएगा अनेक वर्ण आम आम आम्र फलम भूमोपतित, मतलब भूमि को छूता है। चौथा प्रश्न देखिएगा, बनानी दिनस्य कस्मिन भाग अधिक शोभते, तो वर्षा ऋतु में देखिएगा वन का कौन सा भाग बहुत अधिक शोभता है, तो बनानी दिनस्य अपराह्ने, मतलब कि 12 बजे के बाद का जो समय रहता है वो वन में बहुत अधिक सुंदर लगता है। म्यूरा शाह के नदंती, मोर के साथ कौन नाचता है, तो म्यूरा शाह गजेंद्रा नदंती, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिएगा इसके बाद में पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो पर्यायवाची शब्द के लिए आपको ये पीडीएफ लेना होगा। पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो कि आपको याद करना होगा, और डिस्क्रिप्शन में से पीडीएफ को लेकर के।
तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में जो भी ऑब्जेक्टिव दिया गया, पहला ऑब्जेक्टिव है वर्षा वर्णन पाठ कस्मात ग्रंथ संकलिता। तो ऑप्शन इसका का हो जाएगा, बताइएगा। ऑप्शन का हो जाएगा रामायण से। रामायण के रचनाकार कौन है? खा हो जाएगा वाल्मीकि। ठीक है, देखिए जो हम अभी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं उसको नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आपके सीधे एग्जाम में यही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो इससे आप नहीं छोड़िएगा। ठीक है, तो इसे छोड़ते हैं तो बहुत पछताइएगा, क्योंकि इसे सीधे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। तीसरा ऑब्जेक्टिव है वर्षा वर्णम पाठ रामायण कस्मात कांडात समुदत विदते, किस कांड से लिया गया है? तो किष्किंधा कांड, ऑप्शन का हो जाएगा। केशाम यात्रा स्थगित, किसकी यात्रा स्थगित हो जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे तीर्थ यात्रा नहीं, वसुधाधिपानम देवाधिपानम। तो इसका साथियों राइट आंसर घा हो जाएगा, यानी वसुधाधिपानम राइट आंसर घा। म्यूरा ध्वनि का कथ्यते, तो म्यूरा का ध्वनि के का होता है, ऑप्शन का। विद्युत पताका मेघा की दृश्य गर्जंती, तो विद्युत पताका गजेंद्रा ईव, ठीक ना, मतलब कि गज उसमें जो है गरजते हैं, तो मता गजेंद्रा हो जाएगा। सातवां है बारीधारा कुत्र विश्रमय प्रयंती, तो बारीधारा महिधारणु महिधारणम श्रृंगेशु, ऑप्शन गा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन गा हो जाएगा। के मंद तजयंती, कौन मंद मंद मतलब धीरे धीरे यहाँ पे चलता है? तो सठ चरना, 6 चरणों वाला। इसमें फिलहाल वर्णन इसका नहीं दिया गया सठ चरना का, लेकिन आंसर इसका घा होगा, ये याद कर लीजिएगा। तो जो ऑब्जेक्टिव हम बताएं यही आपके एग्जाम में सीधे आ जाएगा, और जो हम अभी आपको वन लाइनर ए वाला बताएं, आपको 10 नंबर का ए आ जाएगा, तो आ जाएगा, मतलब इसी में से आएगा। तो जो हम किताब पढ़ा करके, ये वाला किताब पढ़ा करके जब हम बताते हैं आपको, तो इस किताब में जितना भी ऑब्जेक्टिव हम आपको बताते हैं ना, वो सब याद कर लिया कीजिए, क्योंकि ये 100% आपको वादा बता करते हैं कि यही और इसी में से पूछेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसमें फ़िलहाल 12 से ज़्यादा इसमें श्लोक दिया गया है, जो कि पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और 2 श्लोक आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें एक बनाने के लिए रहता है। तो श्लोक हम आपको बता देंगे, और अच्छे से संडे को क्लास चलेगा, लाइव क्लास चलेगा, जो कि हम बता देंगे आपको अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं आपसे पंचम पाठा में 5वां चैप्टर में। जब तब तक के लिए अच्छा से पढ़ते रहिए, ध्यान दे करके पढ़ते रहिए।